अच्छा पता है क्या, ये बड़ी किताबी बातें हैं, सोशल बायकॉट। एक तो कोई बताएगा मुझे, साथ वाला मेरा रिश्तेदार, कि मैं बिजली चोरी करता हूँ, पता नहीं लगेगा। अगर एक मोहल्ले में सभी कर रहे हैं, जो कि हैं ऐसे मोहल्ले, सभी जानते हैं, वी नो आल्सो एज वेल। मजे की बात है, वी ऑल नो। हाँ, व्हाई डू यू नॉट नो? ये अजीब सी लगती है। एक बात बताऊं मैं आपको, इतनी गुर्बत है कि हम सोशल बायकॉट, अखलाकी जिम्मेदारियां, जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, वहाँ मेरी तो किसी को हिम्मत नहीं पड़ती कहने के लिए कि आप बिजली चोरी ना करें। मतलब एक पंखा और एक बल्ब जलाता है वो, अगर मुझे नहीं पता कुंडा डाल के चलाता है, यहाँ इनकरेज नहीं कर रहे हैं हम, ना इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि इसका हल क्या है या क्या निकलेगा। जहां इंसान के पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आटा नहीं है, उसको मैं भाषण देना शुरू कर दूं कि अरे तुमने ये किया, मुझे नहीं पता कि क्या हो, क्योंकि उसको वो बेसिक चीजें फराहम करना भी रियासत की जिम्मेदारी है। उसके बच्चे एटलीस्ट स्कूल तो जा सकें, वो कोई सीन ही नहीं है। ये बड़े अच्छे आपने सवाल रेज किए हैं, ऑनेस्टली हम तो रेज ही कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स तो कोई और हैं। दे शुड कम अप विद सम प्लान्स एंड आइडियाज। हमारे साथ बिलाल अजहर कयानी है, जो कोऑर्डिनेटर टू पीएम ऑन एनर्जी एंड इकोनॉमी है। बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किए, लेकिन ये बात ज़रा हमें समझा दें कि हुकूमत किसी पर हाथ ना डाल पाए, लेकिन दूसरों से फरमाइश करे कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। यानी उन्होंने अपना काम नहीं किया, हम क्यों वो खमियाजा भरें? ये प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर दें पहले तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब, हुमा साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छा किया कि आपने वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो क्लिप चलाई, और हकीकत भी यही है कि ये एक हमें ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स की इस सेक्टर में ज़रूरत है, ताकि ये जो एक ओवर आर्चिंग मसला है इसको तो इसी तरह ही हल करना होगा। आपको याद होगा 2013 से 17 के दरमियान भी पिछली पीएम गवर्नमेंट में हमने इस तरफ रिफॉर्म्स लिए थे, जिसकी एक पॉलिटिकल प्रेशर भी आया था, मगर हमें वी विल हैव टू टेक स्टेप्स लाइक दैट ताकि इस मसले का हल हो। ये जिस तरह की थेफ्ट होती है, जिस तरह की इनफिशेंसीज़ हमारे पावर सेक्टर में है, जिसकी वजह से हमारा एक सर्कुलर डेट का भी इजाफा हुआ है, वो पिछले एक साल में हमने अभी उसको थोड़ा कम भी किया है, और इस साल कोशिश है कि कम से कम इजाफा ना हो। मगर ओवरऑल ये मुस्तकिल इसका हल यही है कि हमें वो रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, जिसके नतीजे में ये जो एक मिली भगत से थेफ्ट्स भी होती हैं या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, उसका जो हमने उसमें एफिशिएंसीज लानी है वो लानी होंगी। मगर देखिए, साथ ही साथ मैं ज़रा ये ज़रूर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टैरिफ के हवाले से एक थोड़ी सी मैं फैक्ट सामने लाना चाहूँगा कि जो आपके 54% कंज्यूमर्स हैं, 54% या आपकी अक्सरियत जो आपके बिजली के कंज्यूमर्स हैं, इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं, वो 100 से 200 यूनिट की उसमें ब्रैकेट में आते हैं। और ये वो सारे शहरी हैं जो या पूरा साल या कम से कम चंद माह साल में वो सिफर से लेके या 1 से लेके 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं। और ये जो शहरी हैं, इनकी अभी भी जो साल अभी माली साल ख़त्म हुआ है, इसमें इनका टैरिफ तकरीबन 3 रुपये 95 पैसे से लेके 10 रुपये तक था। 10 रुपये हाईएस्ट रेट था जो ये कैटेगरी पे करती है। अभी भी ये जो टैरिफ नोटिफाई हुआ है नेपरा की तरफ से, ये एक रेफरेंस या एवरेज टैरिफ है। तो इसके नतीजे में जो स्लैब्स दीगर बनने हैं जो कि डिफरेंट कंज्यूमर्स पे लगेंगे, 100 से 100 यूनिट प्रोटेक्टेड होते हैं, लाइफलाइन होते हैं 100 से 200 यूनिट। उसके बाद जो ऊपर ब्रैकेट्स हैं वो अभी हुकूमत ने अनाउंस करने हैं, और इसमें कोशिश यही रहेगी कि जो ये लोग हैं जो 54% आपके कंज्यूमर्स हैं, जो कि 1 से लेकर 200 यूनिट तक या लाइफलाइन ये प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, या तो उनके स्लैब्स में इजाफा ना हो, और अगर हो तो बहुत ही सिग्निफिकेंट ना हो, ये कोशिश होगी। मगर मैं इसके बारे में इसलिए कुछ अभी आपको फैक्चुअली नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ये अनाउंसमेंट, ये फैसला और के एवरेज टैरिफ को मद्देनज़र रखते हुए जो नेपरा ने अनाउंस किया है, ये स्लैब्स क्या होंगी ये आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, तीसरी बात ये है कि ये IMF के साथ जो मुआहदे की बात है, देखिए बात यह है कि IMF के साथ कोई हुकूमत इस तरह कोई टैरिफ नहीं डिटरमिन करती या टैरिफ का वादा नहीं करती, मगर एक हमारा एक जो बुनियादी मसला है जो आपने भी हाईलाइट किया है कि सर्कुलर डेट का हमारा मसला इसलिए बहुत बन गया है क्योंकि अक्सर हम जितनी की बिजली बनाते हैं या ख़रीदते हैं उतनी की बेच नहीं रही गवर्नमेंट, उसके अंदर लॉसेस भी शामिल हैं। तो IMF के प्रोग्राम के अंदर ख्वाह वो बिजली हो ख्वाह वो गैस हो, एक चीज़ जो तय पाई गई है वो ये है कि हम कम से कम सब्सिडाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हम सब्सिडाइज़ क्रॉस सब्सिडाइज़ ज़रूर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हायर एंड या ज़्यादा माली कुव्वत रखने वाले कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टैरिफ चार्ज होता है ताकि 100 से 200 यूनिट
वाले लोगों को कम करें, मगर हुकूमत की तरफ से या कौमी ख़जाने की तरफ से सब्सिडी ना जाए या जिसके नतीजे में सर्कुलर डेट में इजाफा ना हो। और देखिए सर, आपने बड़ा लंबा एक्सप्लेन किया है कि कितने यूनिट वालों को कितना बिल दिया जाता है, लेकिन कभी आप लेस्को के दफ्तर चले जाएं बाहर, आप के इलेक्ट्रिक के, हेस्को के, किसी भी दफ्तर के बाहर देखिएगा, लोगों के पैरों में जूतियां नहीं होती हैं और 15-15, 16-16 हज़ार रुपए का महीने का बिल लेके खड़े होते हैं, रो रहे होते हैं कि इसकी किस्तें करते हैं। We all know that. देखिए, और ये नहीं है कि वो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, उनको गलत बिल भेजे जा रहे हैं, उन्हें ओवरचार्ज किया जा रहा है। सो हम अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते। नहीं, कोई बरी-ओ-ज़िम्मा कर भी नहीं रहा अब्दुल्ला साहब। और ये बात आपने भी हाईलाइट की है, ये बात आपने वज़ीर आज़म साहब की खुद क्लिप अभी चलाई है मुझे शो में लेने से पहले, और वो तो हमारे इश्यूज़ हैं। देखिए, जहाँ पे वो हमें इसीलिए हमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं या कभी ये डिबेट होती है कि हमें पावर सेक्टर को भी एक ऑर्डरली तरीके से प्राइवेटाइजेशन कंसिडर करनी चाहिए, या जो ये एक डिबेट है, ये 2013 से 17 में भी ये रिफॉर्म्स की बात हुई थी, इसलिए ही होती है ताकि ये जो एक इनएफिशिएंसीज़ हैं हमारे पावर सेक्टर में, इसको हमें एड्रेस करना होगा। बदकिस्मती है कि इस तरह की जब भी रिफॉर्म्स या इस तरह की दुरुस्तगियों की बात आती है तो सियासी एक्सपेरिमेंट्स की नज़र होकर पूरा गवर्नेंस का निज़ाम यहाँ पे मफलूज हो जाता है, हमें फिर से सिरे से शुरू करना पड़ता है। मगर जिस तरह वज़ीर आज़म साहब की क्लिप में आपने खुद चलाया, हमें यकीनन ये सब चीज़ें देखनी होंगी, कौन कौन इसमें अनासर इन्वॉल्व हैं, कहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, हमने उसको किस तरह करना है, किस तरह क्यों बिलिंग के अंदर इस तरह की इनएफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें बिलाल साहब आपने जो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं, ये एड्रेस हो रही हैं? अगर को तो एड्रेस हो रही है तो उसकी कोई बात करते हैं, वो हमें प्लीज़ बताइएगा। जी हुमा साहबा, हाँ जी, अब आप मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए। देखिए, आप जानती हैं पिछले 1.25 साल से मौजूदा हुकूमत एक फायर फाइटिंग मोड में रही है, क्योंकि हम एक डिफ़ॉल्ट के हाई रिस्क सिचुएशन के अंदर ये हमने हुकूमत संभाली, हमने वापस IMF को मेज़ पे लेके आए। पिछले 1.25 साल से वी बीन ट्राइंग टू कैरी आउट अ बैलेंसिंग एक्ट, जिसके अंदर आपने डिफ़ॉल्ट भी अवॉइड करना था, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी ज़ीरो होने से बचाना था, डिफ़ॉल्ट करने से बचाना था। और जिसके जब हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं तो ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके बड़े सख्त असरात होते हैं और ख़ास तौर पर आपके सबसे कमज़ोर तबकात पे होते हैं। ये आपने श्रीलंका में हाल ही में देख लिया। उसके अलावा हमने इन मुश्किल हालात में भी कमज़ोर तबकात को, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, आटा की फराहमी हो, कोशिश की उनको भी प्रोटेक्ट करें। तीसरा, सैलाब की आफत आई, उसके चैलेंजेस थे। अब आपने देखा है कि 30 जून को स्टाफ लेवल हमारी एग्रीमेंट हुई है IMF के साथ $3 अरब की, और उसके नतीजे में 12 जुलाई के दिन $1.2 अरब हमारे पास IMF के पहला ट्रांश आ भी गया। सऊदी अरेबिया से $2 अरब आ गए, UAE से $1 अरब आ गया। उसके नतीजे में ओवरऑल एक सेंटिमेंट और एक बिज़नेस इन्वायरमेंट में थोड़ी ज़्यादा सर्टनटी या बेहतरी आई है। मगर आपने बार बार सुना है कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कहते हैं कि ये हमारे लिए कोई लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और ये जो हमें स्पेस मिली है इस 9 महीने के स्टैंड बाई एग्रीमेंट की IMF के, और इसके नतीजे में जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफा हो रहा है और इकनॉमिक कंडीशन थोड़ी ईज़ हो रही हैं, हमें इस स्पेस को यूटिलाइज़ करके इसी तरह के रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा। इसलिए आपने देखा वो SIFC का भी इनिशिएटिव है ताकि हम इन्वेस्टमेंट लाएँ, ये इसी में ही पावर सेक्टर भी आता है। आपने ज़राअत के हवाले से देखा तो हुकूमत बिलाल साहब, जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, तो कुछ तबकात ऐसे हैं जिनकी आप लोग बात सुन लेते हैं और कुछ तबकात ऐसे हैं, और सर्टनली वो तबकात आपको लगता है कि आपके बहुत बड़े वोट बैंक हैं। हालांकि वोट बैंक तो हर तबके में मौजूद होता है। वो तबके होते हैं जिनकी, सुन लीजिएगा, जब रिटेलर्स होलसेलर्स पर टैक्स लगाने की बात आई ना, तो आपकी टॉप लीडरशिप मरीम नवाज साहबा ट्वीट करके मफ्ता साहब को कहती हैं कि भाई ये सुने, आप मतलब नौकरी पेशा अफराद ने ही, बस ये हम सब ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने ही टैक्स देना है, और वो लोग जो शाह आलम मार्केट में बैठे हुए हैं या जोड़िया बाजार में बैठे हुए हैं या राजा बाजार में बैठे हुए हैं, जिनके कनालों के फार्म हाउसेज हैं, उस आधे मरले की दुकान में से, आधे मरले की दुकान में से उनको कोई नहीं पूछेगा। जी, ये पूरी इंडस्ट्रीज हैं जिन पे टैक्स नहीं है, तो इसको भी तो किसी को, somebody has to be answerable to that। जी देखिए, ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आई वाज ऑन योर शो बजट के पास होने की कुछ देर बाद था, तो हमारा यही मौजूद था, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली। देखिए, एक तो रियल इस्टेट के ऊपर मिसाल के तौर पे हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, नॉन फाइलर्स पे ख़ास तौर पे और फाइलर्स पे भी। बट आपका जो ओवर आर्चिंग पॉइंट है कि काफ़ी हमारे ऐसे तबके हैं वो आर नॉट पेइंग देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस, दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स वी नीड टू कैरी आउट, और ये हमें करना होगा। दूसरी बात,
देखिए, ये हरगिज़ ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमारी हुकूमत कोई भी पॉलिटिकल कॉस्ट उठाने की वजह से या उसकी किसी चीज़ की पॉलिटिकल कॉस्ट होने की वजह से वो इक़दाम उठाने से कतराई है। अगर ये काम होता तो हम तो पिछले साल ये हुकूमत ही ना लेते। हम यहाँ पे, मैं हूँ, दीगर हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो आपके शो में, दीगर शोज़ में जाके अक्सर यही सवालात फेस करते हैं, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं हमने मुश्किल फ़ैसले उठाए हैं। आप कहते हैं उसके मुश्किल फ़ैसलों की कॉस्ट होती है, मगर हमने वो फ़ैसले इसलिए लिए क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी थे। वरना हमारे लिए तो बिल्कुल सबसे पॉलिटिकली एक्सपीडियंट काम ये होता है कि आप वही काम करें जो पिछले साल करके गए थे, कि आप पॉपुलिस्ट फ़ैसले कर जाएं और अपनी सस्ती शोहरत के लिए, और आप बिल्कुल रियासत को और इकॉनमी को दाव पे लगा जाएं। तो देखिए, हमारी हुकूमत में पहले भी विलिंगनेस रही है टू टेक डिसीजंस दैट आर इम्पॉर्टेंट, ख्वाह उसका उस वक्त क्रिटिसिज्म क्यों ना हो। हम सियासत को दाव पे लगा के रियासत को बचाना, यही हमारा एक इन अ वे आप कहें स्लोगन भी रहा है पिछले 1.25 साल से, यही विलिंगनेस रही है। और अब क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के एक सर्टन स्टेज पे आ गए हैं, अब वक्त आ रहा है कि हम वो फैसले लें। पहले भी ये कोशिश हुई थी, बदकिस्मती से 2013 से 17 के अंदर यही एक सफ़र था, उसको अंदर खलल आया। अब वी आर बैक, वी आर फाइनली अप्रोचिंग दैट स्टेज अगेन, जहाँ पे इतनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है कि हम इन मेजर रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ, ताकि ना ये पावर सेक्टर का मसला भी हल हो, ये जो हमारा टैक्स टू GDP रेशियो का मसला है कि हम इतना टैक्स नहीं कमाते जितना हमें कमाना चाहिए बतौर मुल्क, वो भी हल हो। जो हमारी एक्सपोर्ट से हमारी कमाने की जो सलाहियत है वो बहुत छोटी है कंपेयर टू जो होनी चाहिए हमारी ज़रूरियात की। ये चीज़ें हमें एड्रेस करने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे, उसी का ही ग्राउंड सेट किया जा रहा है। आगे आप देख रहे हैं इलेक्शन साइकिल आ रहा है, और इसके बाद इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट कि वी विल कम बैक टू पावर एंड वी विल बी एबल टू रिज्यूम दिस वर्क एंड कैरी आउट दीज सब्सटैंडिव रिफॉर्म्स एज सून एज बिलाल पॉसिबल, अजहर कियानी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि अब ये हुकूमत तो हार्डली एक महीने की रहेगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। मतलब ये बात जो है, क्योंकि ये हमें तभी बात करनी चाहिए जब लिटरली कोई रिफॉर्म्स हो रहे हो एंड देयर इज अ प्लान इन एक्शन। अदरवाइज तो फिर ये बैक एंड फोर्थ ये बातें ही होती रहेंगी, बिकॉज हर 2-3 महीने बाद हम ये बात करते हैं, वी आर स्टिल एट द सेम स्टेज और वर्स बाय द वे। अब बस हो गई है। मतलब इतनी महंगी बिजली दुनिया में आप देखें, वहाँ दुनिया इलेक्ट्रिक चूल्हे चला रही है, मतलब हम इस्त्री ऑन करते हुए खौफ खा जाते हैं। शाम को तो इस्त्री होनी नहीं चाहिए। हम इस्त्री ऑन करते हुए खौफ खा जाते हैं। जो घर के कपड़े होते हैं वो तो वल्लाह कोई इस्त्री ना करे, बस बाहर जाने के लिए कोई इस्त्री कर लें। अगर लग रही है आपके घर में अगर तो है, तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन करें, क्योंकि वो दैट इन इटसेल्फ, मतलब हर चीज़ को आपको अब ये है कि लोगों के घरों के बजट हिलना स्टार्ट हो गए। या तो बिजली का बिल पे करें या अपने बच्चों की फीसें दें, और फिर प्रायोरिटी क्या होती है? बिल, क्योंकि उसके बाद वो एक 2 महीने में तो आपका बिल काट देंगे, आपकी बिजली काट देंगे अगर आपने बिल ना दिया। तो दीज आर वेरी रियल प्रॉब्लम्स जो लोगों की, जो आवाम की हैं। तो और आपके इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे होते हैं? रियलिटी ये ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने भी मेंशन किया कि किसी का बिल किसी को जा रहा है, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रहा भाई? मतलब आप मुझे बताएं, जो कितने गरीब अफराद को हम सब जानते हैं जो 30-30, 40-40 हज़ार के बिल हाथों में लेके जलील हो रहे होते हैं, ख्वार हो रहे होते हैं, और उनके घर आप जाके देखें तो एक पंखा और एक लाइट लगी हुई होती है। ये क्या हो रहा है? और फिर भी जरा बिल देखें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, इन चीज़ों से तो दिल ज़रा टूट सा जाता है, लेकिन एक चीज़ है जो दिल के रिश्ते जोड़ रही है, और वो है दिल का रिश्ता ऐप। ठीक है, दिल का रिश्ता ऐप है, और आपको पता ही है इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। नाउ यू नो, बिकॉज ये इतना एडवर्टाइज भी हो रहा है। शादियां कराते हैं और शादियां बहुत हुई, लेकिन अब शादी से मुताल्लिका जो मसाइल का हल है वो भी दिल का रिश्ता ही बताएगा। तो शादी करेंगे और पहले वादा होगा सब कुछ अच्छा है, उसके बाद मसाइल होंगे, तो अब हम आपको बताएं कि उनको कैसे ठीक करना है, लेकिन हम नहीं आपको बता रहे, वी डोंट नो, बता कोई और रहा है। तो मैरिज एंड फैमिली काउंसलर हैं दाहिन दीन, ये टिप्स दे रही हैं कि शादी के बाद नई दुल्हने व्हाई नॉट द दूल्हा? नहीं, वो उसकी भी बारी आएगी ना, अगले सेगमेंट में आएगी। अब्दुल्ला, इट बेटर काम हो कि सिर्फ दुल्हनों की बात नहीं होती। इट वुड कम, नई दुल्हने। क्यों हमने नई का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमारी जो वालिदा वाली जनरेशन है ना, वो जब तक हमारी दादी हयात थी दुल्हन ही रही, तो इसलिए नई दुल्हने टाइम कैसे गुजारें, टाइम कैसे मैनेज करें। हाँ चलें, मतलब टाइम
लड़कियों की जब शादी होती है तो वो अपना मैक्सिमम टाइम शुरू में अपने इन लॉज के साथ स्पेंड करती हैं। एज टाइम गोज़ ऑन समटाइम्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जिसकी वजह से कई दफ़ा ख़ानदान में मसले मसाइल बढ़ते हैं और लड़की के लिए भी दिक्कत होती है। लड़की को चाहिए कि वो शुरू से ही अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड करे, एक अपने इन लॉज के साथ स्पेंड करने के लिए, एक अपने शौहर के साथ और एक अपने लिए। That's it? Yeah. 3 हिस्सों में टाइम डिवाइड करें, ओके? सो सम फॉर द इन-लॉज, सम फॉर द हस्बैंड एंड सम। For अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट yourself? बात दाहिम दीन ने तो चलें एक शायद वक्त की कमी थी, लेकिन हम आपको बताते हैं ये कि अपने लिए टाइम ना, शुरू में लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अपना टाइम क्या होता है। सो वो लेटर ऑन जब एहसास होता है ना कि आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए, और जब आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद वो अपना टाइम आप डिमांड करते हैं या उसको गुजारने की कोशिश करते हैं, तब तक आदत हो चुकी होती है लोगों तब को। मसाइल शुरू होते हैं। इसलिए शुरू से टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। अगर आपकी कोई दोस्तें हैं तो अगर आपका कोई शौक़ है, आपकी कोई हॉबी है, सो ज़रूर उनसे मिलें या वो शौक़ पूरा करें या वो क्लास लेने चली जाएं, कुछ भी करें। सो या always Just take out don't, time you for know, that. from day one be what you are. Don't change. वरना आपको यही सारे कहेंगे कि पहले तो तुम ये थी तो अब ये हो गई हो. Be honest and be true.